नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 4 जून 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने के पहले उन सभी छात्रों को जो कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में कल शामिल होने जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। इसके साथ साथ में आप सभी के लिए एक घोषणा भी है। हमारे YouTube चैनल पर कल शाम 8 बजे से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, इसके अलावा जो संभावित कट ऑफ हो सकती है, उसके ऊपर में चर्चा की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हमारे लाइव होने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास के जो मुख्य विषय हैं उनमें सबसे पहला विषय रहेगा मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा। इसके बाद अमेरिका भारत व्यापार मंच, उसके बाद सोशल मीडिया की समस्या और सरकारी समिति, और इसके बाद में ई कचरा पुनर्चक्रण के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे अंत में इन्हीं समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए। आप यहां पर देख सकते हैं, इस समाचार को पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसे हम GS2 सामाजिक न्याय के साथ में जोड़ सकते हैं और शिक्षा वाले उपखंड के साथ में इसे विशेष रूप से जोड़कर समझा जा सकता है। अब अगर हम यहां पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहला विषय हमारे सामने ये आता है कि ऐसे समय में जब भारत और उन्नत देशों के अग्रणी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान की मांग बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ में जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा ट्यूशन फीस की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में जो मेधावी छात्र हैं वो अपनी डिग्री प्राप्त करने के संदर्भ में इसे एक बाधा के तौर पर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात की मजबूरी भी पैदा हो जाती है जो कि सेवा और उत्कृष्टता के स्थान पर धन को अर्जित करने के संदर्भ में डिग्री के प्रयोग को बढ़ावा देती है। लेकिन इसमें हमें आशा की एक किरण भी दिखाई पड़ रही है और आशा की वो किरण जगाई है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन की एक घोषणा ने। क्या है इनके द्वारा की गई घोषणा? दरअसल इन्होंने ये कहा कि 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष से ये अपने MD के कार्यक्रम में भर्ती सभी छात्रों की ट्यूशन फीस का भुगतान स्वयं करेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी आवश्यकता सामने पैदा होती है कि फंड कहां से आएगा। ऐसे में यहां पर NYU हेल्थ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष केनेथ जी लैंगोन और उनकी पत्नी, ये लोग सामने आए। और अगर हम बात करें मिस्टर लैंगोन की, तो उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से $3.5 बिलियन का यहां पर योगदान किया है। अब अगर हम भारत के विषय को यहां पर जोड़ें तो हमारे देश में भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जो ट्यूशन फीस है उसका बोझ बड़ी तेजी के साथ में बढ़ा है। अब ऐसे में जो शिक्षा ऋण दिए जाते हैं, हालांकि यहां पर सरकार के द्वारा जमानत की गारंटी की बात भी की जाती है, लेकिन ये कोई समस्या का बड़ा समाधान नहीं है। और ऐसे में जब शैक्षिक ऋण बढ़ते जाते हैं तो अर्थव्यवस्था की वो क्षमता जिसका इस्तेमाल विकास की गतिविधियों पर, इसके अलावा लोक कल्याण के कार्यों के संदर्भ में किया जा सकता था, वो क्षमता घटती हुई चली जाती है। इसके अलावा हमें इस विषय पर भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत रहती है कि जब कोई छात्र ऋण लेकर के पढ़ाई करता है तो ऐसे में जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है उसके ऊपर भी एक गलत असर पड़ता है। और इस बात को उभारा NYU के लोगों ने। उन्होंने इस तरीके से इसको बताया कि देखिए, जो स्नातक हैं जो कि उधार लेकर के, ऋण लेकर के इस तरीके से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो उनका जो ध्यान रहता है वो ध्यान रहता है ऐसी सेवाओं में महारत हासिल की जाए जिसमें उन्हें अधिक धन की प्राप्ति हो या उच्च भुगतान वाली विशिष्टताओं को वो समझें। लेकिन इसकी वजह से जो पारिवारिक चिकित्सा की सेवाएं हैं, बाल रोग है, प्रसूति और स्त्री रोग है, इसमें लोग कैरियर बनाने से हिचकते हैं।
क्योंकि उन्हें अधिक धन की प्राप्ति करनी होती है उन्हें ऋण चुकाने के लिए। अब ऐसे में एक व्यवस्था हमारे सामने उम्मीद की किरण जगाती है और वो व्यवस्था है नॉर्डिक मॉडल। देखिए एनवाईयू के अंदर में जो प्रयास किए गए वो तो एक संगठन के द्वारा किए गए प्रयास है, लेकिन अगर हम नॉर्डिक मॉडल को देखें, नॉर्डिक कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं मुख्य रूप से। और ये देश प्रसिद्ध हैं अपने लोगों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने के लिए। आप लैंगिक भेदभाव के विषय भी इन देशों में बहुत कम पाएंगे। यहां पर केवल फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और जर्मनी ही ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं लेते हैं। हालांकि फिनलैंड के अंदर में जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनसे ट्यूशन फीस लेने का मुद्दा कुछ वर्ष पहले यहां पर आया था। काफी यहां पर चर्चाएं भी हुई, लेकिन अंत में सरकार के द्वारा इस संदर्भ में इनकार कर दिया गया कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनसे फीस नहीं लेंगे। हालांकि अगर आप लोग यहां पर देखें तो डेनमार्क और स्वीडन ये दो ऐसे देश भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से फीस लेते हैं। अब अगर हम लोग कुछ और बातें भी समझें नॉर्डिक देशों के संदर्भ में, तो यहां पर एक तो लैंगिक समानता का स्तर बहुत बेहतर है। इसके अलावा जो लोग सामाजिक और आर्थिक स्तर पर निम्न वर्गों से आते हैं तो उन तक भी उच्च शिक्षा पहुंच सके, वो यहां तक पहुंच सकें, इसके लिए वो लगातार उपाय करते हैं। और इन्हीं सब का एक परिणाम हम देखते हैं कि जब वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2022 के संदर्भ में जारी किया गया तो ये देश इस सूचकांक में शीर्ष पर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर फिनलैंड नंबर 1 पर है, डेनमार्क नंबर 2 पर है, आइसलैंड नंबर 4 पर है, नॉर्वे नंबर 8 पर है। तो ये जो आप उपलब्धियां इनकी यहां पर देखेंगे, ये उपलब्धियां निश्चित रूप से इस बात को दिखाती हैं कि जो इन्होंने प्रयास किए हैं वो प्रयास रंग लाए हैं यहां पर। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी आपके सामने ये विषय रखा था कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में फंड की जरूरत पड़ती है और ये एक बड़ा विषय यहां पर सामने रहता है। इसके लिए अगर हम कुछ सुझावों की बात करें तो इस संदर्भ में जो परोपकारी लोग हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो यहाँ पर दान कर सकते हैं। सामुदायिक समर्थन के माध्यम से भी धन जुटाया जा सकता है। इसमें कॉरपोरेट के लोग शामिल हो सकते हैं, जो किसी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। मैंने अभी बोला कि बड़े पैमाने पर लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब यहां पर यह बात क्यों कही जा रही है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए? दरअसल अगर विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रयास होंगे तो उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर में अधिक दबाव भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, सरकार यहां पर क्या कर सकती है? तो सरकार अगर इस तरह के जो भी दान दिए जाते हैं इन्हें कर मुक्त कर सकती है। अगर हम आज भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हैं तो निश्चित रूप से कम ऐसी स्थिति में तो हैं कि हम शिक्षा को और खास तौर पर उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बना सकते हैं। हम ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं कम से कम, जहां पर कम से कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी वर्गों को प्रदान की जाती हो। और ऐसे में विशेषज्ञ जो है यहाँ पे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि फिलिप क्रॉस्बी जब ये कहते थे कि गुणवत्ता जो है, जो क्वालिटी है, वो अपने आप में फ्री चीज है, तो वो क्या समझाना चाहते थे हमें? दरअसल आप इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर कोई गुणवत्ता के ऊपर में निवेश करता है तो उसे बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में गुणवत्ता में किया गया निवेश कभी भी नुकसान लेकर के नहीं आता है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां से अगला समाचार है पेज संख्या 11 से। इसे हम GS2 अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। समाचार यहां पर कहता है कि नवंबर 2021 में जब अमेरिका और इंडिया ने अपने ट्रेड पॉलिसी फोरम को फिर से जीवित किया, पुनर्जीवित किया इसको, और उसका एक परिणाम हमारे सामने उभर के ये आया कि भारतीय आमों का फिर से प्रवेश हुआ अमेरिकी बाजार में। अब यहाँ पर आप कुछ एक तथ्यों पर खास रूप से ध्यान रखें और ये तथ्य यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला तथ्य यहाँ पर क्या है हमारे सामने
कि अमेरिका 2021-22 में चीन को पीछे करके भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। इसके अलावा एक विषय पर आप और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में है। ये एक बड़ा विषय है, मतलब कि अमेरिका को हम वस्तुएं बेचते ज्यादा हैं, अर्थात निर्यात अधिक करते हैं और वहां से आयात कम करते हैं। ये एक खास बात है। अगर हम चीन की बात करते हैं तो यहां से हमें व्यापार में घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि चीन हमें वस्तुएं बेचता अधिक है, खरीदता कम है। इसके अलावा अगर हम भारत और अमेरिका के व्यापार की बात करें तो भारत अमेरिका द्वारा संचालित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर में भी शामिल हुआ है, और इसमें शामिल होने का जो एक बड़ा फायदा भारत को पहुंचने वाला है, इसके माध्यम से भारत अधिक से अधिक देशों को अपनी वस्तुएं बेच सकता है, खासतौर पर जिनका संबंध पैसिफिक या प्रशांत महासागर के क्षेत्र से है। अगर हम यहाँ पर उन वस्तुओं को देखें जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में आगे बढ़ सकती हैं, अगर हम अमेरिका के संदर्भ में देखें जो वस्तुएं वो हमें बेच सकते हैं, तो कृषि वस्तुओं की श्रेणी में भारत को इथेनॉल या एक संबद्ध पशु चारा सामग्री, जिसे हम DDGS कहते हैं या डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सोल्यूबल्स कहा जाता है, तो इसका निर्यात ये कर सकते हैं हमको। इसके अलावा भारत ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है, और इसके माध्यम से पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण का जो लक्ष्य है उसको हम बढ़ा करके 2025-26 तक लेकर के गए हैं। जरा समझिएगा, पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में हम अपने EBP इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके माध्यम से पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को हम बढ़ावा देते हैं, ताकि जो जीवाश्म ईंधन है उसके ऊपर में जो हमारी निर्भरता है उसको हम धीरे धीरे घटा सकें। लेकिन अब यहाँ पर एक विषय ये भी है कि अगर हम अमेरिका से इथेनॉल को मंगाएंगे तो भारत के अंदर में भी कई सारे इथेनॉल उत्पादक हैं, खासतौर पर ऐसे कई सारे गन्ना मिले हैं जिनके साथ में ये लोग जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर विषय उभर करके आता है कि जो भारत के घरेलू उत्पादक हैं उनको संरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर जब वार्ताएं होंगी तो इन विषयों को यहाँ पर उभारा जाएगा। इसके अलावा भारत, अगर हम बात करें अमेरिका को निर्यात के संदर्भ में, एक तो भारतीय झींगे का निर्यात कर सकता है। इसके अलावा जो भैंस का मांस है उसको भी हम अमेरिका को निर्यात कर सकते हैं। लेकिन झींगे के निर्यात के संदर्भ में कुछ विषय हैं जहां पर अमेरिका की चिंताएं हैं। अब क्या चिंताएं हैं, जरा आप लोग यहां पर इसको समझिए। दरअसल अमेरिका का यह मानना है कि जब झींगे को पकड़ा जाता है समुद्र से, तो वहां पर इसको पकड़ते समय कछुओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मतलब भारत में जो लोग इसके अंदर में शामिल हैं, इस व्यवसाय के अंदर में, तो ऐसे में अब उनके ऊपर इस बात का बोझ आ जाएगा कि वो अपनी नावों के अंदर में, छोटे जहाजों के अंदर में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस लगाएं या कछुआ बहिष्करण उपकरण लगाएं। आप समझ सकते हैं कि ये एक तकनीक हो जाती है यहाँ पर, और जो लोग इस व्यवसाय के अंदर में जुड़े हुए हैं उनके लिए इस तकनीक को वहां पर शामिल करना जाहिर सी बात है खर्चीला होगा। भारत के हिसाब से ये एक प्रकार की बाधा है जिसके माध्यम से भारत जो झींगा का निर्यात कर सकता है अमेरिका को, ये उसको रोक रहा है। इस पर भी बात की जानी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि TPF, आप लोग ध्यान रखिएगा, TPF का मतलब हुआ जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसके अंदर में 4 कार्य समूहों की पहचान की गई है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप लोग इस विषय पर। पहला है इसमें कृषि सामान, अगला है गैर कृषि सामान, अगला है इसमें सेवाएं और निवेश, जिसमें डिजिटल व्यापार को भी हम जोड़ेंगे, और बौद्धिक संपदा के विषय हैं। तो यहाँ पर ये 4 विषय हो जाते हैं जिस पर चर्चा होनी है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि अमेरिका चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ डिजिटल व्यापार के लिए भारतीय बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है, और भारत का यहाँ पर एक पक्ष है कि जो वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली है या जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, उसमें भारत को फिर से शामिल किया जाए। अब यहाँ पर समझने की बात है कि आखिर जो GSP है वो है चीज क्या। देखिए,
अमेरिका के द्वारा ये एक व्यवस्था लाई गई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि वो जो विकासशील देश है उन्हें निर्यात में मदद प्रदान करेंगे, और ये निर्यात में जो मदद है वो किस रूप में होगी, वो मदद देंगे इस रूप में ताकि जो कर आदि हैं उसमें छूट के माध्यम से लाभ पहुंचाएंगे विकासशील देशों को, ताकि उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन जून 2019 में जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत को इस कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। अब उनका यहाँ पर कहना यह था कि जो भारत है वो अपने बाजार अमेरिका के लिए पर्याप्त रूप से खोल नहीं रहा है। हालांकि दिसंबर 2020 में ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप ही समाप्त हुआ। तो अब अगर भारत को जीएसपी के अंदर में शामिल होना है, कर मुक्ति का लाभ उठाना है, अपने निर्यात को आगे बढ़ाना है, तो पहले अमेरिका के अंदर में इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करना होगा। और अगर हम बात करें कि जीएसपी से हमें लाभ क्या हो रहा था, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 5.6 बिलियन डॉलर का निर्यात करता था अमेरिका को। हालांकि कर बचत हमें इतनी अधिक नहीं थी, करीब 190 मिलियन डॉलर के आसपास हमें यहाँ पे कर बचत हो रही थी, बट फिर भी ये एक ठीक ठाक आंकड़ा तो कहा जाएगा। हालांकि अमेरिका के अंदर में अगर हम देखते हैं तो वहां पर इस संदर्भ में बातें चल रही हैं कि 2022 के लिए जीएसपी के सिस्टम को किस प्रकार से लाया जाए। वहां की जो विधायिका है वो इस संदर्भ में कार्य कर रही है, और एक बार अगर ये मसला वहां की विधायिका से आगे बढ़ता है तो फिर वहां के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके पास में मुद्दा पहुंचेगा, और जब ये वहां पर कानून आएगा तब फिर इस विषय पर बातचीत होगी कि भारत को इसमें किस प्रकार से शामिल करना है, शामिल नहीं करना है। भविष्य की राह एक हद तक इस बिल के ऊपर में भी टिकी हुई है। यहां से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला समाचार देखते हैं। इस समाचार को पेज संख्या 8 से लिया गया है। इसे हम GS2 शासन व्यवस्था से जोड़ करके देख सकते हैं। अब यहां पर विषय है, सरकार की योजना है एक पैनल बनाने के संदर्भ में, और पैनल क्यों बनाया जाएगा आप इसको भी ध्यान में रखें। दरअसल पैनल बनाने की योजना है इस संदर्भ में कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन के जो निर्णय हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। जरा आप समझिएगा कि कंटेंट मॉडरेशन क्या है। मान लीजिए कोई आपत्तिजनक सामग्री कहीं पर आती है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में, अब यहाँ पर किसी ने आपत्ति दर्ज कराई इस सामग्री के संदर्भ में, तो ऐसे में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस बात को तय करते हैं कि इस सामग्री को हमें हटाना है या नहीं हटाना है। अब अगर कोई व्यक्ति इस निर्णय से सहमत नहीं है तो वो सरकार के इस पैनल के पास में जा सकेगा जब ये पैनल वगैरह बन जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो पैनल है इसको जो बनाने की योजना है ये आईटी नियम 2021 में संशोधन के माध्यम से इसको लाया जाएगा, और इसके माध्यम से एक या एक से अधिक अपीलीय समितियों का निर्माण किया जा सकता है। अगर हम इस विषय को थोड़ा और नज़दीक से समझें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो आज के इंटरनेट का एक अभिन्न अंग है। निश्चित रूप से इनमें इस बात की क्षमता है कि ये उन लोगों की आवाज़ बन सकती हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं। इसके अलावा कई सारे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय के एक अच्छे साधन के रूप में भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई चुनौतियां भी हैं हमारे सामने, जैसे फेक न्यूज़ के विषय हो गए या हेट स्पीच के विषय हो गए, जहां पर दो समुदायों के बीच या कई समुदायों के बीच नफरतें फैल जाती हैं, या फेक न्यूज़ फैला करके कहीं पर किसी प्रकार का कानून और व्यवस्था का विषय पैदा कर दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग साइबर की इस दुनिया से अनजान हैं तो वो हैकिंग और फिशिंग आदि का भी निशाना बनते रहते हैं। जो लोग अनजान हैं और इसके अलावा जो लोग जानकार भी हैं, जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानते हैं, वो भी हैकिंग और फिशिंग का शिकार बनते रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि फिशिंग की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति की जो व्यावसायिक जानकारियां हैं, वित्तीय जानकारियां हैं, उनको प्राप्त करना चाहता है, निजी जानकारियों को प्राप्त करना चाहता है, किसी ईमेल आदि के माध्यम से कोई बड़ा आकर्षक सा प्रस्ताव इस तरीके से
भेज देता है कि मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई है और ऐसे में उस व्यक्ति ने उस लिंक के ऊपर में क्लिक कर दिया और इसके माध्यम से कुछ मेलवेयर या वायरसेस वगैरह उस व्यक्ति के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और फिर यहाँ से एक दुष्चक्र शुरू होता है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति की जो निजी जानकारियां हैं, वित्तीय जानकारियां हैं, वो इन हैकरों तक पहुंचती रहती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग फिशिंग कहते हैं। एक व्यक्ति को कुछ आकर्षक ऑफर दे करके उसको शिकार बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक जुड़ा हुआ मुद्दा है डेटा संरक्षण का भी। और भारत की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एक प्रभावी डेटा संरक्षण कानून की बहुत आवश्यकता है। हालांकि दिशा में काफी सारे प्रयास हुए हैं, काफी सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जैसे यूरोप के अंदर में हम एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून को देख पाते हैं, वैसे कानून अभी भारत के संदर्भ में हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच की भी एक रिपोर्ट है जहां पर ये रिपोर्ट कहती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रसार एक बहुत बड़ा जोखिम है और समाज को इससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत के अंदर में हम लोग फेक न्यूज़ को किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो हालांकि इस संदर्भ में कोई बहुत बड़ा कानून तो है नहीं, लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो कि इसमें कार्य कर सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है। अगर हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये एक ऐसी नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, उनके संपादकों को चेतावनी दे सकती है अगर यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। अगर हम बात करते हैं एनबीए की, तो ये निजी टेलीविजन समाचार और जो प्रसारक है इसके, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनके विरुद्ध शिकायतों आदि की जांच कर सकता है। अब अगर यहाँ पर सरकार कोई समिति को लाती है, उसको नियुक्त करती है और इस समिति के सामने ऐसा कोई मुद्दा आता है जिसमें जो उपयोग करता है, जो पीड़ित है, वो किसी सरकारी इकाई से जुड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारी है या सत्तारूढ़ दल का सदस्य है, तो यहाँ पर विशेषज्ञ कहते हैं खास तौर पर इस स्थिति के अंदर में या फिर इस स्थिति में भी सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी और जो सरकार की यहाँ पर विश्वसनीयता है वो एक प्रकार से संदेह के घेरे में होगी। और पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो असहमति के जो भी स्वर उठे हैं सरकारी इकाइयों के प्रति, सरकार के प्रति, और जिस प्रकार का एक रवैया उनके प्रति अपनाया गया है, तो ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं, जो कि निजता के अधिकार के पक्षधर हैं, वो लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि सरकार का जो नियंत्रण है वो यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ सकता है और यहाँ पर निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नकारात्मक रूप से दुष्प्रभावित हो सकता है। ऐसे में समाधान क्या हो सकता है कि आखिर हम सोशल मीडिया को फिर विनियमित करें किस प्रकार से? ऐसे में जो बात सामने उभर करके आती है वो यही रास्ता रहता है कि सभी पक्ष यहाँ पर मिलजुल कर विचार विमर्श करें, विकल्पों की खोज करें, जनता की भी राय यहाँ पर ली जाए ताकि हम सोशल मीडिया को एक बेहतर दिशा में लेकर के जा सकें और इसके संभावित दुष्प्रभावों से बचा जा सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और अगला समाचार पेज संख्या 1 और 10 से संबंधित है। इसे हम GS3 पर्यावरण संरक्षण के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जो समाचार है वो इस संदर्भ में है कि जो ई वेस्ट का पुनर्चक्रण करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ नई संभावनाएं उभर करके आई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नियम है उनको जनता के लिए रखा गया है कि जनता इस पर सलाह दे वो किस प्रकार के नियम चाहती है ई वेस्ट के रिसाइकलिंग के संबंध में। और ऐसे में भारत की एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन कंपनियों में से एक अटीरोप रिसाइकलिंग के द्वारा ये कहा गया है कि वो अपनी फैसिलिटीज का विस्तार करने में लगभग $1 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। संभावित बात है ये। अब देखिए यहां पर ये जो कंपनी है अपने इस निवेश का 70% से अधिक यूरोप, अमेरिका और इंडोनेशिया में लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकल करने के लिए जो फैसिलिटीज हैं
उनको स्थापित करने में करेगी। अब आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है कि लिथियम आयन बैटरी आखिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ध्यान रखिए आप सभी लोग कि मोबाइल के अंदर में, लैपटॉप के अंदर में इन्हीं लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रयोग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और यहां पर जो बैटरी का आकार है, जो उसकी भंडारण क्षमता है, ये दो बड़े विषय हैं जिनको संबोधित करने की आवश्यकता है। और इसमें भी लिथियम आयन का जो इस्तेमाल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि अभी ये नियम की अवस्था में है, अभी कानून नहीं बने हैं। और जो मैं आपको सारे विषय बता रहा हूं ये इस संदर्भ में ही बता रहा हूं जहां पर मैंने अभी आपको ये दिखाया भी था, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जनता से राय मांगी गई है यहां पर इस विधेयक को लाने के संदर्भ में। यहां पर कानून अगर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या बेहतर किया जा सकता है, तो यहां पर आप ध्यान रखें। लेकिन इन नियमों से भी लाभ हुए। पहला लाभ तो यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान निर्माता है उनके लिए अनिवार्य रिसाइकलिंग के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब वो जो भी उत्पाद बना रहे हैं वहां पर इस बात को तय किया गया कि आपके उत्पाद का जो एक जीवन काल है वो कितना है और कितने समय के बाद में इसको रिसाइकल किया जाना ही चाहिए। अब यहां पर जो औपचारिक रूप से पुनर्चक्रण करता है, जैसे मैंने कंपनी की बात की अभी आपसे, लेकिन इसके अलावा यहां पर अनौपचारिक रिसाइकलर्स भी हैं, पुनर्चक्रणकर्ता भी हैं, और ये लोग कई खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं इन कीमती धातुओं को बाहर निकालने में इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर से। ऐसे में पर्यावरण को भी बहुत अधिक नुकसान होता है, इन लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में लागत कम आती है, लेकिन जो निष्कर्षण का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में जो कीमती धातुएं हैं वो भी इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कम मात्रा में ही प्राप्त होती हैं। यहां पर एक विषय को और जोड़ा गया है, और वो विषय यहां पर रहता है कि जो भी यहां पर रिसाइकल की गई हैं वस्तुएं, उनके संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक निश्चित मात्रा में कचरे के प्रसंस्करण पर पुनर्चक्रण करने वाले लोगों को इस संख्या की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पर जो चुनौती है वो चुनौती इस बात को लेकर के है कि कितने कचरे को प्रसंस्कृत किया गया है। अगर हम इसकी एक पुनः जांच करना चाहें तो वो किस प्रकार से की जाएगी। जो सुझाव अभी दिए जा रहे हैं कि यहां पर हम सॉफ्टवेयर की मदद से इस बात को देखेंगे कि जिन लोगों ने कीमती धातुओं का निष्कर्षण किया है उन्होंने इस संदर्भ में कितना जीएसटी पे किया है सरकार को, और इस आधार पर हम इस बात को तय करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कितनी धातु का निष्कर्षण किया है और प्रमाण पत्र के अंदर में यहां पर क्या मात्रा लिखी हुई है। लेकिन जो अन्य विशेषज्ञ हैं वो यहां पर सवाल ये उठा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये एक जटिल प्रक्रिया बनाई गई है, तो ऐसे में बहुत कम संभावना है कि ये ठीक से कार्य कर पाएगी, और ऐसे में हमें कई स्वतंत्र एजेंसीज का यहां पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि किसी एजेंसी ने, किसी कंपनी ने जो उनके लक्ष्य थे उसके आधार पर उन्होंने कचरे को, यहाँ पर जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकल किया कि नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पर एक और व्यवस्था है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर एटीरो की बात करी है, तो अब ये खुद भी किसी कंपनी के साथ में डील कर सकते हैं कि अगर आपके यहाँ से जो भी ई वेस्ट निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलेगा, उसको हम रिसाइकल करेंगे और इस संदर्भ में इनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये जो सर्टिफिकेशन, जो प्रमाण पत्र इनको दिया जाएगा, इस पर जो आंकड़े होंगे उनकी वैधता को कैसे जांचा जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे विषय हैं प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता के संदर्भ में, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है और इससे संबंधित अगर हम समस्याओं को दूर कर पाते हैं तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए अब हम लोग मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कारपोरेट पूर्व छात्र
और सरकार, परोपकारी समर्थन और टैक्स छूट के माध्यम से उच्च शिक्षा को हम बेहतर बना सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले आप इस बात को बताएंगे कि उच्च शिक्षा के सामने क्या चुनौतियां हैं और इसको ट्यूशन फीस से आप जोड़ देंगे। उसके बाद जब आप मुख्य भाग में जाएंगे तो वहां पर नॉर्डिक मॉडल की चर्चा आप करेंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर में जो प्रयास किए गए हैं उसको आप एक लाइन में बता करके निकलेंगे और फिर आप ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं भारत में कॉरपोरेट, पूर्व छात्र और सरकारों को जोड़ करके टैक्स छूट के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 150 शब्द, 10 अंक। सबसे पहले आप यहां पर बताएंगे कि सोशल मीडिया आखिर है क्या। उसके बाद में मुख्य भाग में आते हुए इससे संबंधित चुनौतियों को आप बताएंगे। फिर बताएंगे कि यहां पर इसको विनियमित करने की क्या जरूरतें हैं और सरकार यहां पर क्या कदम उठा रही है। अब यहां पर जो सरकार के कदम हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, उनका एक आलोचनात्मक विश्लेषण आप यहां पर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसीज को यहां पर शामिल किया जा सकता है। इन सब विषयों को आप जोड़ेंगे तो एक अच्छा उत्तर यहां पर लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है हमारे YouTube चैनल पर तो उसके संदर्भ में सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहेंगे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया।